हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर 1 की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन पर हमने भारत की भाषाएं, उपभाषाएं, ठीक है, उनकी बोलियों के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा अनुवाद। अनुवाद क्या है? अनुवाद का अगर आप सिंपली टर्म समझे तो उसको एक प्रकार से ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो अनुवाद शब्द किस प्रकार बना? तो अनुवाद को हम ऐसे लिखते हैं, अनु उपसर्ग तथा वाद शब्द का संयोग से बना है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनुगमन करना, तथा वाद शब्द का संबंध किससे होता है? वाद धातु है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, मतलब पीछे कहना या बोलना। इसको सिंपली समझे तो इस प्रकार अनुवाद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना, मतलब किसी व्यक्ति ने कुछ कहा उसके बाद आपने कुछ कहा। अब आगे देखें। आज अनुवाद शब्द को अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में देखा जाता है, मतलब ट्रांसलेशन और अनुवाद दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है। अंग्रेजी का शब्द भी लैटिन के 2 शब्द ट्रांस प्लस लेशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना। वास्तुतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो शब्द है वो भी लैटिन भाषा के 2 शब्द ट्रांस प्लस लेशन से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि पार ले जाना। अब अगर हम इसका अनुवाद के उसमें समझे कि इसका क्या काम है, तो एक भाषा में जब कोई चीज होती है और हम चीज को ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में ले जाते हैं तो वो क्या होता है? ले जाना। एक भाषा के पार दूसरी भाषा ले जाना की प्रक्रिया के लिए ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी में प्रचलित है, मतलब एक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, कुछ बोला गया है, उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को बताना। अब अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं, मतलब कोई भी विचार हो गया जो कि किसी और लैंग्वेज में है, उसको हम ट्रांसलेट करके अपनी या फिर किसी और लैंग्वेज में करें तो वो क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा से अनुवाद जाता है उसे स्रोत भाषा, तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अब इसको इस प्रकार समझिए कि इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश से हमने ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो यहां पे इंग्लिश क्या है? स्रोत भाषा है, ठीक है, और लक्ष्य भाषा क्या है? हमारी हिंदी, ठीक है। जो कंटेंट मेन भाषा में लिखा होता है, जो ओरिजिनली, उसको स्रोत कहते हैं, और उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए स्रोत भाषा में लिखी, मतलब ओरिजिनल भाषा में लिखी गई रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुलीवाला का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। एक स्रोत भाषा समझना हो तो अनेक लक्ष्य भाषाओं में समय समय पर अनुदित हो सकती है। अब इस प्रकार समझिए कि ये काबुली वाला जो है ये बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, परंतु इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। फिर समय समय पर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसलेटेड लक्ष्य, अलग अलग भाषाओं से जो कंटेंट होता है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है समय समय पर। अनुवाद की प्रक्रिया को अत्यंत सरल रूप से में कहें तो बंगाल की कहानी पढ़कर उसे हिंदी में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ये उसका उदाहरण है कि काबुली वाला बंगाल में लिखी गई थी, उसको पढ़ा, किसी व्यक्ति ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख के दिया। फिर आती है अनुवाद की परिभाषाएं। कई बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने अनुवाद की परिभाषाएं प्रस्तुत करी हैं। तो पहला आता है नैडा। अनुवाद का तात्पर्य स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। अब इसको समझिए
कि सिंपली अगर आप एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो ये एक कठिन काम है, क्योंकि सपोज करिए कि हमारी हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसका जो अर्थ है वो अंग्रेजी के भाषा के शब्दों में नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसका एक उदाहरण होता है, जैसे कि आप समझे सिंदूर, जो हो गया सिंदूर हो गया, एक हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंदूर से कई सारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर हम हिंदी इंडिया में देखें तो सिंदूर से कई भावनाएं जुड़ी हुई है, परंतु अगर हम अंग्रेजी में सिंदूर का वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे भावनाएं जुड़ी हों और सेम अर्थ निकलता हो, तो ये एक कठिन काम है। ठीक है, सिंपली इसी प्रकार की जो शोध भाषा है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, उससे लक्ष्य भाषा जिसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में समतुल्य संदेश, मतलब संदेश का जो अर्थ है वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। संदेश का अर्थ बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए, जिस प्रकार ओरिजिनल लैंग्वेज में था उसी प्रकार दूसरी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ शुरुआत में जब होगी, जब संदेश का ये देखा जाएगा कि संदेश का जो अर्थ है वो सही है कि नहीं, तो पहले ये अर्थ के क्षेत्र में होता है, फिर ये शैली के क्षेत्र में, शैली के स्तर पर किया जाता है। फिर आता है जॉन कॉनिगेटन। लेखक ने जो कुछ कहा, अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है। जिस ढंग से कहा उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। अब लेखक ने, सपोज करिए एक लेखक है फ्रांस भाषा का है, आप कह सकते हैं फ्रांसीसी भाषा उसको आती है। ठीक है, तो उसने कुछ कहा, अगर वही हमें इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो उस समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? पहले तो लेखक ने उसको, उस विचार को, उस बात को जिस लय में कहा है, ठीक है, जिस फीलिंग के साथ कहा है, भावना के साथ कहा है, पहले तो हमें उस भावना को समझना है। ठीक है, तो क्या करना, अनुवादक को अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, उसको ट्रांसलेट तो करना ही है, परंतु जिस ढंग से लेखक ने कहा है उस ढंग को भी ध्यान में रखते हुए क्या करना है? ट्रांसलेट या फिर अनुवादित करना है। फिर आता है कैटफॉर्ड। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। मतलब कोई भी पढ़ने या लिखने की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में क्या करना? समानार्थ, उसका समान अर्थों में ट्रांसलेट करना। ठीक है, या प्रतिस्पर्धन मतलब चेंज करना। जैसे कि इंग्लिश की कोई बुक है, सेम अगर उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो उस बुक में जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं या फिर जिन पॉइंट्स के बारे में बताया गया, सेम वही आप कह सकते हैं उसका जो अर्थ है वो हिंदी में निकालना होगा। ठीक है, अगर कुछ भी अलग होता है तो वो क्या अनुवाद नहीं कहलाएगा। मूल भाषा का अर्थ, संदेश, और फिर मूल भाषा की संरचना, प्रकृति। अब बात करें अनुवाद का महत्व क्या है, कि अनुवाद हमें क्यों चाहिए या फिर उसकी महत्व क्या है। तो देखें, आज अनुवाद हर शिक्षित व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। मतलब जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है अनुवाद। आप डेली बेसिस पे, आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने कुछ शब्द इंग्लिश में आ गया या कुछ शब्द हिंदी में आ गया, आपको सडनली आपने क्या करा, सडनली उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग के अंदर ही पढ़ लिया, या फिर इंग्लिश में था उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग के अंदर पढ़ लिया। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है सडनली। ठीक है, कि आपने क्या करा, आप दैनिक जीवन में कुछ काम कर रहे हैं, आपको कुछ दिखाई दिया, आपने उसे समझने के लिए क्या करा, ट्रांसलेट कर लिया या अनुवादित कर लिया। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जो नए संचार माध्यम विकसित हो रहे हैं उनका सही उपयोग और लाभ अनुवाद के बिना संभव नहीं है। इसको समझिए कि विश्व में ऐसा नहीं है कि विश्व छोटा सा देश है, छोटा सा है जिसमें 1 से 2 देश नहीं, विश्व में बहुत सारे देश हैं। अब कि सपोज करिए इतने बड़े विश्व में अगर इस वाले क्षेत्र में कोई विज्ञान की नई संरचना की गई, नया संचार का माध्यम बनाया गया या फिर नया कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, अगर विश्व के इस देश को इसके बारे में समझना है, ठीक है, तो ये किस तरह होगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन बनी है उसको अनुवादित किया जाएगा और ये लोग अपनी भाषा में उसको अनुवादित करके क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्या है कि विज्ञान की प्रगति के साथ साथ नए संचार माध्यम विकसित हो रहे हैं, उनका सही उपयोग और लाभ उठाने के लिए अनुवाद के बिना ये काम संभव नहीं है। अब हम किसी एक नगर, क्षेत्र या देश के निवासी नहीं है, पूरा विश्व समाज का एक भाग है। विश्व में स्थान स्थान पर
कई नई खोजें हो रही हैं, ज्ञान विज्ञान की नई द्वार खुल रहे हैं, उन सब की जानकारी शुरू में ही एकदम संसार की सभी भाषाओं में नहीं मिल पाती। कि अगर किसी देश ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई नया विज्ञान की चीज़ करी, तो उस देश की जो भाषा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सडनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सभी भाषाओं में पूरे विश्व में फैल गया। नहीं, शुरुआत में वो उसी भाषा में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देशों को मिलता है जो कि विकसित हैं। शुरुआत में वो विकसित देशों के बाद पहले पहुंचता है, उसके बाद विकासशील देशों के पास पहुंचता है। ठीक है, कि जो भी जानकारी है उस विज्ञान से रिलेटेड वो सभी भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से नहीं पहुंच पाती। तो शुरू में एकदम संसार के सभी भाषाओं में नहीं मिल पाती। हमारा देश अभी विकासशील है, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सारा ज्ञान सबसे पहले विकसित देशों की भाषाओं में पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन देशों के पास पहुंचता है जो कि विकसित हैं और उनकी भाषा में, जैसे कि इंग्लिश में। ठीक है, ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो सडनली अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो उसको फटाफट क्या करा जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके विश्व के सभी में फैला दिया जाएगा। अब जो देश उस भाषा को समझता है वो देश तो लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग अगर इंग्लिश को समझते हो तो आप फटाक से उस चीज़ को समझ लोगे, परंतु वह लोग जो इंग्लिश नहीं समझ पाते उनके लिए ये काम क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। हम अपनी भाषा में उसका अनुवाद करके ही उपयोग कर सकते हैं। जब हम उस ज्ञान विज्ञान की चीज़ को अपनी भाषा में अनुवाद कर लेंगे उसके बाद ही हम उसे समझ पाएंगे। संयोगवश विकसित देशों की भाषाओं में अंग्रेजी सर्वप्रमुख है, मतलब जो इंग्लिश है वो सर्वप्रमुख है, सबसे ऊपर है। हमारे समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन के पास पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बिल्कुल प्रमुख राष्ट्रीय समाचार भी पहले अंग्रेजी में आते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, समाचार, आकाशवाणियाँ, ये सब जो हमारे देश के समाचार पत्र हो गए, आकाशवाणी होगी, अगर जब इनके पास पहुंचती हैं तो वो किस भाषा में आती हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। और खैर हम लोग तो समझ लेते हैं और ये समाचार पत्र, आकाशवाणी वाले भी इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो वो उसे हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके रेडियो, न्यूज़पेपर या फिर टीवी पे दिखाते हैं। पत्रों के संपादन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार विभागों के कार्यकर्ता उन्हें अनुवाद द्वारा ही हमारी भाषा में हम तक पहुंचा पाते हैं। तो शुरुआत में उन लोगों के पास इंग्लिश में आता है कंटेंट, उसके बाद वो क्या करते हैं, उस कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद हम तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े उद्योगों, संस्थानों, कार्यालयों आदि को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफल होने के लिए अपने कामकाज को अंग्रेजी में चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां हो गई या फिर ऐसे संस्थान या कार्यालय हो गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको अपना काम किस लैंग्वेज में करना होता है, इंग्लिश में करना होता है, जिससे कि इंग्लिश जो है वो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। तो विश्व के सभी देश इंग्लिश को मान्यता दे रखी है, तो वो इंग्लिश में द्वारा किए गए काम को एक्सेप्ट करते हैं। परंतु अगर हम वही बात करें कि अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में कोई संस्थान चलाते हैं तो जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए तो ईजी है, परंतु जो लोग हिंदी नहीं समझते, ठीक है, उन चीज़ों के लिए उन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाती है। आज भारतीय नागरिक अनुवाद के बिना उनकी योजनाएं, कार्यवाही का तथा गतिविधियों से तभी परिचित हो सकता है जब उसमें अनुवाद का सहारा ले। ठीक है, तो जो भारत के नागरिक है वो अनुवाद के बिना योजना, कार्यवाही या फिर कोई भी गतिविधि नहीं समझ सकते जब तक कि वो अनुवाद का सहारा नहीं लेते। आज हम यदि संस्कृत, अंग्रेजी और अरबी, फारसी आदि के महान प्राचीन और आधुनिक साहित्यकार तथा उनकी रचनाओं से परिचित हैं तो केवल अनुवाद के माध्यम से, जिन्हें विभिन्न जाति, देश और समाज में वैचारिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्य भी अनुवाद द्वारा ही संभव हुआ है। तो वर्तमान में हम संस्कृत में लिखी गई बुक्स, अंग्रेजी या फिर अरबी और फारसी में लिखी गई बुक्स, जो कि किनके द्वारा लिखी गई थी, महान प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों द्वारा लिखी गई हैं। इन बुक्स को हम केवल इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि इनका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, मतलब इनका अनुवाद वाला जो हिस्सा है वो अवेलेबल है। ठीक है, अनुवाद के माध्यम से विभिन्न जाति, देश, समाज और वैचारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी हम समझ पाते हैं। विशेष रूप से वर्तमान लोकतंत्रीय राजनीति में अनुवाद के बिना तनिक भी आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में जो लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था है, अगर हम उसमें
अगर हम उसमें घुसते हैं तो बिना अनुवाद करे या बिना अनुवाद के हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में जो भी विचार विमर्श होते हैं उनकी जानकारी हम तक अनुवाद के माध्यम से ही पहुंचती है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मीटिंग होती है दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में, तो उसमें जो भी विचार विमर्श किए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन के बाद ही हम तक पहुंचती है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग्स में लिखा गया वो डायरेक्टली हमें दे दिया जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है उन चीज़ों को समझना अगर वो किसी और लैंग्वेज में है। तो सापेक्ष में आज के विश्व नागरिक के रूप में हमारे लिए अनुवाद का महत्व निर्विवादित है। ठीक है, तो जो अनुवाद का महत्व है वो निर्विवादित है वर्तमान में। अब अनुवाद के महत्व की बात करें तो किन किन कहाँ हमें अनुवाद का कह सकते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता पड़ सकती है। तो रचनात्मक कला, साहित्य आदि सर्वधनन हेतु उपयोगी, मतलब इसको इस प्रकार समझिए कि विश्व में कई देश हैं, उनमें कई बड़ी बड़ी रचनाएं की गई, कई बड़े बड़े साहित्य लिखे गए। अगर हमें उनको समझना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी भाषाओं के साहित्यों से लाभान्वित होने के लिए अनुवाद की महत्ता है। विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, खगोलशास्त्र आदि के ज्ञान अर्जन हेतु आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों द्वारा किए गए विज्ञान या फिर तकनीक, प्रौद्योगिकी, खगोलशास्त्र ज्ञान अर्जन को अगर हमें समझना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? अनुवाद की आवश्यकता होगी। विविध संस्कृतियों को जानने हेतु आवश्यक, हमें विश्व की बहुत सारी संस्कृतियाँ उनके बारे में अगर जानना है तो अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऐक्य स्थापित करने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको कुछ भी स्थापित करना है तो आपको अनुवादित का सहारा लेना पड़ेगा, अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। विविधता में एकता स्थापित करने हेतु, ठीक है, विविधता में एकता से क्या है कि अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई, अगर हम अनुवाद में भाषा का उदाहरण लें तो कई सारी भाषाओं में अगर आपको एकता स्थापित करनी है तो आपको अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपली इस प्रकार समझिए कि एक आप कह सकते हैं ये विश्व है, इसमें यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब ये तो है नहीं कि आप सभी भाषाओं को जानते होंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इन सभी भाषाओं में क्या करता होगा, समझ सकता होगा, उसको जानकारी होगी, तो वो क्या करेगा, आपकी भाषा यहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, किसी और भाषा की बात किसी और तक पहुंचा देगा। इस प्रकार ट्रांसलेशन का जो काम है वो इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अनुवाद के द्वारा विविधता में एकता को स्थापित कर सकते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रसार हेतु, अगर आपको अपनी संस्कृति का विकास करना है तो आपको दूसरों की संस्कृति से क्या होना होगा, लाभ प्राप्त करना होगा, उसके लिए आपको उसको समझना होगा। बहुमुखी प्रगति में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका, बहुमुखी प्रगति में भी। अब बात करें अनुवाद की आवश्यकताओं के बारे में डिटेल में, तो कुछ इस प्रकार, विश्व में करोड़ों बोली जाती हैं, करोड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में विश्व में बहुत सारी बड़ी संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में ऐसे कोई भी देश नहीं है जहां एक से अधिक भाषा नहीं बोली जाती है। तो वर्तमान में विश्व का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे एक, ठीक है, जहाँ पे सिंपल एक भाषा बोली जाती हो। ठीक है, हर देश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और ये आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता है, कंपल्सरी है। यह बात अलग है कि उस देश में कई भाषाएं प्रमुखता प्राप्त होती है। ये बात अलग है कि उस देश में कुछ भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, और आप कह सकते हैं इंग्लिश के सिवा कोई और एक भाषा जो कि कंपलसरी हो सकती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इंग्लिश मान्यता प्राप्त है, ठीक है, साथ में उसकी कोई और भाषा भी हो सकती है, परंतु वहाँ पे और लोग जो हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज हो गई या फिर और प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो कि बहुभाषिकता वाला विश्व है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के 1/4 से कम देश में 2 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो 1/4 से कम देश हैं जिनको जहाँ पे 2 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, मतलब 2 भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मतलब उस देश में नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। उसके बाद भी कई भाषाएं हैं जो कि वहाँ पे लोग पर्सनली बात करते होंगे, लोकली, उस प्रकार की। लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं मिलेगा जहां अधिक बोली जाती है। ठीक है, तो अगर हम वैचारिक रूप से बात करें तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भाषाओं का प्रयोग ना किया जाता हो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम उदाहरण लें भारत का, तो भारत में हिंदी मान्यता प्राप्त है,
परंतु वहीं पे आपको पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इस प्रकार की और भी भाषाएं हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी गई है। अब आगे देखें, परंतु वहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को छोड़कर और प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जहाँ पर और प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि हम आगे निकल के ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान और जर्मनी देश में मान्यता प्राप्त एक ही भाषा है, परंतु वहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषा को छोड़कर और प्रकार की भाषाओं का भी प्रयोग करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये जो देशों के नाम बताए, यहाँ पे एक भाषा मान्यता प्राप्त है, परंतु और एक भाषा से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन में पंजाबी, उर्दू, गुजराती, जर्मन, पॉलिश, इटालियन, ग्रीक, स्पेनिश आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटेन में इतनी प्रकार की भाषाएं और भी बोली जाती हैं, क्योंकि ऐसा है कि कई लोग जो कई भारतीय जाके वहाँ ब्रिटेन में बस गए हैं पंजाबी लोग, तो वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। कई लोगों को उर्दू आती है, वो वहाँ उर्दू का यूज़ करते हैं। गुजराती लोग बस गए हैं तो वो गुजराती का प्रयोग करते हैं। जो लोग जर्मनी से आए थे वो वहाँ बस गए तो उन्होंने जर्मनी बोलना चालू कर दिया। पॉलिश, इटालियन, ग्रीक, स्पेनिश। तो ब्रिटेन में विश्व से आए अलग अलग लोग रुके हुए हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर जो उनकी लैंग्वेज है उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। एक भाषा देश में प्रमुख जापान में भी, एक भाषा का जो देश है जापान, वहाँ पे भी चीनी भाषा और कोरिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब भारत बहुभाषी समाज। भारत क्या है? बहुत सारी भाषाओं का एक समाज है। जिस तरह पूरे विश्व में किसी भी देश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह भारतीय समाज भी बहुभाषीय समाज है जहाँ पे एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली लिखी पढ़ी जाती हैं। तो भारत क्या है? यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी पढ़ी जाती हैं। भारत की बहुभाग सत्ता है देखकर देश की चिंता, भारत में जो बहुभाषा, यहाँ पे बहुभाषा को देखते हुए जो विश्व के चिंतक हैं, ऐसे लोग जो कि विश्व के बारे में धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, चिंतक के मन में एक बात धारणा कर गई कि किसी भी राष्ट्र के लिए बहुभाषिकता उचित नहीं है, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग जो कि धारणाएं प्रस्तुत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके मन में एक बात घर कर गई कि किसी भी देश के लिए एक से अधिक भाषाएं जो हैं वो बोली जानी उस देश के लिए हानि की बात है। किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ एक भाषा वाला देश हो। अगर एक भाषी समाज है तो वह देश उन्नति जल्दी करेगा, किंतु यह बात एक प्रकार से क्या है? मिथ है। क्या है? मिथ। सच यह है कि बेल्जियम, कनाडा जैसे देश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु इसके बाद विकसित देश है और उन्नति देश है, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक देश में एक भाषा बोला जाना सिर्फ एक मिथ है। सच तो यह है कि बेल्जियम, कनाडा हो गया, ठीक है, आप कह सकते हैं यूएसएसआर, जब यूएसएसआर था उस समय सोवियत संघ, वहाँ पे भी एक से अधिक भाषाएं बोली जाती थी, किंतु वो देश क्या थे उस समय भी और आज भी विकसित देश है और उन्नत देश है। वहीं इसके विपरीत बात करें, अल्बानिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, पुर्तगाल, जॉर्डन, कोरिया, लीबिया आदि देशों में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, परंतु फिर भी ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं। फिर आता है इसके बारे में पॉइंट, ठीक है, कि जो अनुवाद की आवश्यकता के बारे में। तो आपसी विचार विनिमय के लिए अनुवाद की आवश्यकता। अगर आपको आपसी विचारों को एक भाषा से दूसरी बात में करना है या अपने विचारों को शेयर करना है, तो आपको किसका अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अनुवाद के उद्भव पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि भाषा का जन्म व्यक्तियों के आपसी विचार विनिमय, मतलब एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद हुआ है, के प्रयत्न से हुआ है। और अनुवाद का जन्म दो भाषी व्यक्तियों या समुदाय में विचार विनिमय संभव बनाने के लिए किया गया था। तो अनुवाद का जो जन्म है वो इसलिए किया गया था ताकि जो दो अलग अलग भाषा हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जा सके। अनुवाद का प्रारंभ संभवतः ऐसे व्यक्तियों के दिमाग की उपज है जो
भाषा क्षेत्र की सीमा में रहने के कारण दो या दो से अधिक भाषा की जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो क्या है अनुवाद किस प्रकार है? अनुवाद उन लोगों की दिमाग की उपज है जो कि एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बॉर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको दोनों प्रकार की भाषा है, उस देश के बॉर्डर के उस तरफ की भाषा भी और बॉर्डर के इस तरफ की भाषा भी आती है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनको पाकिस्तान की लैंग्वेज भी आती होगी और भारतीय लैंग्वेज भी आती होगी। अब आते हैं सेकंड पे, दुभाषीय के लिए अनुवाद की आवश्यकता, मतलब दो भाषाओं के लिए अनुवाद की आवश्यकता। बहुत पुराने जमाने के दुभाषीय ऐसे लोग रहे होंगे। ठीक है, दो भाषिक ऐसे लोग होते हैं जिनको दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी होती है। तो बहुत पुराने जमाने के दुभाषी ऐसे लोग रहे होंगे जो मूल रूप से किसी अन्य भाषा के जानकार रहे होंगे, किंतु किसी अन्य भाषा के क्षेत्र में रहने के कारण वहाँ की भाषा भी सीख गए होंगे। इसको इस प्रकार से समझिए कि ऐसे लोग जो कि अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रहने जाते हैं और वो वहाँ की भी भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें एडजस्ट करना था अपने जीवन के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार कि उनको दो प्रकार की या दो से अधिक भाषाएं आती हैं। इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तुतः अनुवाद की प्राचीनतम परंपरा का प्रारंभ भाषा के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। ठीक है, तो अनुवाद का आप कह सकते हैं कि जब उस अनुवाद की जो जन्म हुआ वो कब हुआ? भाषा के कुछ समय बाद भी हो गया था। अनुवाद की यह परंपरा बहुत समय तक मौखिक रही, मतलब अनुवाद की जो परंपरा है ये बहुत लंबे समय तक मुंह से बोलने के जरिए ही होती थी। अनुवाद बोल बोल के किया जाता था। बाद में लिपि के प्रचार बाद लिखित परंपरा चली, मतलब जब लिपि का प्रचार हुआ तो लिखने में भी अनुवाद का काम होने लगा, किंतु यह कथन मात्र अनुमानीय है, पर लोग सिर्फ इसका अनुमान लगा सकते हैं। उतनी पुरानी परंपरा मिलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब बात करें आगे, बहुभाषी समाज के लिए अनुवाद की आवश्यकता। ऐसा समाज जहाँ पे बहुत सारी जो भाषाएं हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अनुवाद का क्या आवश्यकता? पहला है धार्मिक कारण। बहुभाषी समाज में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि पश्चिम में अनुवाद की व्यवस्थित परंपरा के पीछे धार्मिक भावना रही। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि पश्चिम में जो अनुवाद जो परंपरा है वो इसलिए बढ़ी क्योंकि उसके पीछे एक धार्मिक भावना थी। यह बात इस आधार पर सही मानी जा सकती है कि क्योंकि पश्चिमी अनुवाद की परंपरा बाइबल के अनुवादों से चली। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार मान सकते हैं, इसको सच मान सकते हैं, क्योंकि पश्चिम में जो अनुवाद की परंपरा है वो बाइबल के अनुवादों से चली, मतलब बाइबल का अनुवाद या ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में किया गया ताकि जो विश्व के अलग अलग भाषा के लोग हैं वो भी बाइबल को समझ सके। बाइबल की पुरानी पोथी की भाषा हिब्रू थी। ठीक है, तो बाइबल आप कह सकते हैं जो पुरानी लैंग्वेज में थी वो क्या थी? हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ऐसे बहुत से यहूदी थे जो यूनानी भाषी थे, किंतु उन्हें हिब्रू नहीं आती थी। ठीक है, तो मिस्र में कई ऐसे लोग थे जिसको अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। सॉरी, मिस्र और अलेक्जेंड्रिया में, ये मिस्र और अलेक्जेंड्रिया प्लेस है, जगह है, वहाँ पे कई सारे ऐसे यहूदी लोग रहते थे जिन्हें यूनानी भाषा तो आती थी परंतु हिब्रू नहीं आती थी। इनके लिए यूनानी में पोथी के अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ? जो यूनानी भाषा में ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ी। अब बाइबल तो हिब्रू में लिखी थी पुरानी लैंग्वेज में, ठीक है, अब उसके ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी यूनानी में, कि अब अगर हमें उन लोगों को समझाना है बाइबल के बारे में जिन्हें यूनानी आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उस हिब्रू से उसे यूनान में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो क्या करा? उसको यूनान में ट्रांसलेट करना पड़ा। दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में इसके कई अनुवाद हुए। दूसरी और तीसरी ईस्वी सदी में इसके क्या हुआ? कई सारे अनुवाद किए गए, एक लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेज में अनुवाद किए गए। ऐसे अनुवादों में एक अनुवाद सप्तअंगित है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि यह अनुवाद 72 अनुवादकों ने 72 दिनों में पूरा किया था। तो ये जो है ये सप्तअंगित, ये 72 अनुवादकों मतलब 72 ट्रांसलेटरों द्वारा 72 दिन में कंप्लीट किया गया था। यह शाब्दिक अनुवाद है, इसीलिए इस अनुवाद की शैली यूनानी भाषा की प्रकृत शैली से भिन्न है। मतलब
कि ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये वाला, ये लिखित में किया गया, मतलब शाब्दिक रूप से शब्दों में किया गया है, और इसीलिए इसका जो अनुवाद की शैली है वो यूनानी भाषा की प्राकृत शैली से भिन्न है। अब साहित्य कारण क्या है? अभी तो मैंने आपको धार्मिक बता दिया कि बाइबल को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ही बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया एक लैंग्वेज से दूसरी में। अब बात करें साहित्यिक कारण क्या है, तो साहित्यिक रोम में जब अनुवाद आरंभ हुआ तो यहाँ अनुवाद की दो कारणों की आवश्यकता अनुभव हुई। जब रोम में साहित्य, रोम का जो साहित्यिक क्षेत्र है उसमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ी, तो इसके दो कारण निकल के सामने आए। एक कारण था धार्मिक और दूसरा कारण था साहित्यिक। तत्व दर्शन और समाज दर्शन आदि के चिंतन प्रधान ग्रंथ, मतलब धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, तत्व दर्शन और समाज दर्शन के ग्रंथ। ठीक है, पहला कारण था धार्मिक और दूसरा कारण था ये। इसका अर्थ यह है कि यह हो गया कि रोम में अनुवाद की आवश्यकता केवल धार्मिक नहीं रही, अपितु यह भी रही कि अपने देश के काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथों को अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, इसीलिए उन्हें उस भाषा में अनुवादित कराया जाए और वहाँ लोग जो जानते हैं। अब देखिए, जब रोम में अनुवाद का जब काम स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने ये देखा कि उनके पास जो धार्मिक ग्रंथ है केवल उसे ही ट्रांसलेट नहीं करना, उन लोगों को उन्हें वहाँ के नाटक, काव्य और साहित्य को भी ट्रांसलेट करना है, ताकि विश्व के अधिक से अधिक लोग इनकी जो संस्कृति है इसके बारे में समझ सकें, उसको पढ़ सकें। ठीक है, वहाँ के नाटकों को समझ सके, पढ़ सके, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा जाए, ट्रांसलेट किया जाए और अधिक से अधिक लोग उसे पढ़ सकें। और अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग उस भाषा में रचित ग्रंथों को नहीं समझ सकते थे। ठीक है, तो अनुवाद की जो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोग ओरिजिनली लैंग्वेज में उसको नहीं समझ सकते थे, इसीलिए उन्हें अपनी लैंग्वेज में उसे अनुवादित करना पड़ा। फिर इस युग में न केवल साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया, अपितु समाज दर्शन तथा तत्व दर्शन से संबंधित ग्रंथों का भी अनुवादित किया गया। मतलब समाज दर्शन, समाज को एक आप कह सकते हैं जरिया बताना, ठीक है, एक रोड मैप तैयार करके बताना। इसके जो दर्शन, समाज दर्शन के जो ग्रंथ थे उसके लिए तत्व दर्शन के जो ग्रंथ थे उनके से संबंधित अनुवाद को किया गया। जैसे 240 ईस्वी में लिवियस एंड्रोनिक्स ने होमर के आदर्श का लैटिन में अनुवाद किया। यही नहीं, इस समय अनुवाद संबंधी गंभीर समस्याओं का भी अध्ययन किया गया था। मतलब अनुवाद से रिलेटेड जो समस्याएं लोगों को आएंगी, इस समय इस चीज़ का भी अध्ययन कर लिया गया था कि जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करेगा तो उसको क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। इस दृष्टि से सिसरो का नाम लिया जाता है, जो न केवल अनुवाद की कठिनाइयों से ही परिचित था, अपितु शब्दानुवाद की कमजोरियों से भी परिचित था। शब्दानुवाद से क्या तात्पर्य है और उसकी कमजोरियाँ क्या है, कि जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि अगर एक लैंग्वेज में कोई शब्द है जिससे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो दूसरी लैंग्वेज में उसी प्रकार का शब्द ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है लोगों के लिए। तो इस प्रकार अब आते हैं ज्ञान विज्ञान संबंधी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से सबसे पहले अरब में अनुवाद कार्य हुआ। ठीक है, तो इस दृष्टि को देखते हुए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को देखते हुए सबसे पहले अरब में अनुवाद का कार्य आरंभ हुआ। अरब के लोग ज्ञान विज्ञान के विषयों का अनुवाद करने में रुचि लेते थे, इसीलिए उन्होंने अनुवाद के माध्यम से अपने वाङ्मय को संपन्न बनाने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके वाङ्मय था उसको संपन्न बनाने का प्रयत्न किया। सबसे अधिक अनुवाद भारतीय और यूनानी भाषाओं की रचनाओं के किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलेशन है वो भारतीय भाषा से दूसरी भाषाओं में और यूनानी भाषा से दूसरी भाषाओं में किए गए हैं। अरबों को जैसे ही संपन्न संस्कृत वाङ्मय का पता चला, उन्होंने सिंधी ब्राह्मणों की सहायता से अनुवाद करवाया। तो जो अरब के लोग थे, जैसे ही उन्हें पता चला संस्कृत वाङ्मय का, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सिंधी के जो ब्राह्मण थे उनकी सहायता से अनुवाद करवाया। ये अनुवाद मूल्यतः 8वीं, 9वीं, 10वीं सदियों में हुआ। अंक गणित, ज्योतिष शास्त्र, रेखा गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, चिकित्सा
सर्पशास्त्र, संगीत, रसायन शास्त्र, जादू, भाषण कला, नीति तथा आदि के ग्रंथों का अनुवाद किया गया। तो इतनी बड़ी आप कह सकते हैं, इतने बड़े क्षेत्र में अनुवादों को करवाया गया। पंचतंत्र का अनुवाद किया गया। 9वीं तथा 10वीं सदी में प्लेटो और अरस्तु की संरचनाओं का भी अनुवाद किया गया। ठीक है, तो 9वीं और 10वीं सदी में जो प्लेटो और जो अरस्तु थे उनकी जो संरचनाएं थी उसका भी अनुवादित किया गया। मतलब उनकी संरचनाओं को दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके विश्व में जो और लोग हैं उनको भेजा गया। भारत में भी अनुवाद कार्य हुआ, किंतु इसके ग्रंथ मिलते नहीं। इसका पहला कारण यह था कि भारतीय साहित्य विज्ञान में बहुत आगे था, इसीलिए यहाँ के ग्रंथों की अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो भारत में भी अनुवाद का कार्य किया गया है, परंतु उसके कोई साक्ष्य या कह सकते हैं उसका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि भारत जो था वो साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व से बहुत ज़्यादा आगे था। जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, कि भारत जब विश्व में लोग जीरो के बारे में स्टडी कर रहे थे, भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उस समय, ठीक है, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान की बातें और समाजशास्त्र की बातें पढ़ाई जाती थी। तो इसी प्रकार कि भारत क्या था, बहुत आगे था विश्व से, तो उनको अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह आदता नहीं दाता है। अब इसका क्या मतलब है कि भारत लेने वाला में से नहीं है, वो देने वालों में से है। ठीक है, अनुवाद की यह परंपरा आवश्यकता अनुसार बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर है। ठीक है, तो अनुवाद की ये जो परंपरा है ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग बढ़ती चली गई। विश्व में इसकी जितनी आवश्यकता बढ़ी उसको उतनी ही ज़्यादा उसके अनुवाद की मांग बढ़ी और लोगों ने अनुवादित करना आरंभ कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर 1 का टॉपिक अनुवाद, जो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आप हमसे जो भी आपके डाउट है वो ग्रुप में आप हमसे पता कर सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।